नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और उसमें ये हमारी पॉलिटी की क्लास 2 है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे, है ना। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमने जो कंपनी के टाइम पे जो रूल बने हैं या जो एक्ट बने हैं उनको देखा था। 8 एक्ट हमने टोटल देखे थे। बाद वाले 4 तो चार्टर एक्ट थे, 1793, 1813, 1833 एंड 1853। इससे पहले 2 मेन एक्ट हैं। एक अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर बताया 1781 वाला तो बस वो सेटलमेंट के लिए आया था। फिर उसके बाद 1784 का उनका है ना, और फिर 1786 वो तो बस कॉर्नवालिस को पावर देने के लिए आया था। तो ये 2 एक्ट पहले के और ये 4 एक्ट बाद के, ये अपने मेन एक्ट है ना। अभी हमें देखना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के में जो क्राउन के अंडर में रूल बने हैं ना, जो एक्ट आए हैं। तो देखो बाद में आप देखेंगे 1909, 1919, 1935 एंड 1947। 4 तो यही हो गया है ना, 3 और हैं। एक 1858, एक 1861। 58 ने तो कुछ नहीं करा, बस स्ट्रक्चर बदला था। लंदन में जो लोग भारत का शासन देखते थे वो चेंज हो गए और इंडिया में एक एडिशनल पोस्ट बना दी बस। तो 1861 वाले से बेसिकली कुछ होना स्टार्ट हुआ था। एंड 1892। तो ये 7 एक्ट जो हैं ये हमने आज देखने हैं ना। ये वाले हम एक देख चुके हैं। एक बार हम बहुत जल्दी से क्विकली आपका रिवीजन करा दे रहे हैं क्या क्या। जैसे इस वाले एक्ट में बस हमने आपको 3 बातें बताई। पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल बढ़ने लगा। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको बोल दिया कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का, उसकी हमें इंफॉर्मेशन दो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इसको ऐसे कहा जाता है कि भाई इकोनॉमिक राइट तो कंपनी पे 1600 थे कि उसके जो पॉलिटिकल राइट हैं उनको भी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल राइट कंपनी के रिकॉग्नाइज किए गए। एक बात हमें ये याद रखनी है। दूसरा कि सेंट्रलाइजेशन होने लगा। जो बॉम्बे और मद्रास वाले थे उन्हें बंगाल वाले का अधीन कर दिया गया। फिर बंगाल वाले को बंगाल का गवर्नर जनरल बोलने लगे, वो वारेन हेस्टिंग हो गया। अब ये सब बातें सब एक ही तो फैक्ट है। ये आपको पढ़ते समय लगेगा कि दीज आर 4 फैक्ट्स और 4 लाइन, बट ये तो एक ही लाइन है ना, सब आपस में जुड़ी हुई है। और तीसरा की सुप्रीम कोर्ट बना, बस इसमें इतना याद रखना है। 1781 वाले में 2 बातें याद रखनी है। वो सेटलमेंट था कि गवर्नर जनरल को कोर्ट के परव्यू से बाहर कर दिया और हाईएस्ट अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल को दे दी। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है उसको केवल कलकत्ता रीजन तक ही रहने दिया। रेवेन्यू मामले सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं जा सकते थे। ये सब एक एक्स्ट्रा इसमें बताया था कि डिफरेंशियल सिविल कोड यहाँ से शुरू की गई। हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग लोग के हिसाब से उनके जो सिविल मैटर है उनको सुना गया। डन। बहुत ही आसान है ये फैक्ट याद रखना, अगर आप इन्हें समझेंगे और इन्हें लिंक करेंगे। जैसे हमने आपको 4 फैक्ट बताए, वो चारों दरअसल में एक ही हैं, और बल्कि 5 फैक्ट। जैसे कि आप ऐसे समझो, बंगाल के मद्रास के गवर्नर को बॉम्बे और मद्रास के बंगाल के अधीन करा गया। तो ये फैक्ट प्लस उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगे, ये प्लस वो वारेन हेस्टिंग था, प्लस फिर उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी देंगे जब वो इन दोनों के भी काम संभालेगा तो, है ना। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल फर्स्ट टाइम यहाँ पे बनी। ये सब की सब बातें एक ही तो हैं जो कि ये जुड़ी हुई हैं। जिसने इनको जोड़ रखा है उसके लिए ये एक फैक्ट है ना। सेम ऐसे 1784 वाले में यहाँ पे बताया आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या पूछेगा कि जो बीओसी बना दिया था, है ना, ब्रिटेन में जो काम सीओडी देखता था, अब सीओडी और बीओसी बना दिया। और बीओसी में ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को अपॉइंट करेगी और बीओसी पॉलिटिकल मसले देखेगा। तो अब आप यहाँ से ये बताओ, किसी को ये याद करने की जरूरत है कि यहाँ से जो सुप्रीम कंट्रोल है कंपनी का पॉलिटिकल मैटर का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया। जो कंपनी यहाँ 2 मामले देख रही है, व्यापारिक मामले अब सीओडी देखेगा, तो इसका सुप्रीम कंट्रोल तो नहीं आया गवर्नमेंट के पास। लेकिन बीओसी तो सुप्रीम कंट्रोल आ गया इस वाले से, है ना, कंपनी के पास में। और जब सुप्रीम कंट्रोल आएगा तो तभी तो जब ये उनके एरिया होंगे। कंपनी की टेरिटरी नहीं है, ब्रिटिश टेरिटरी है, ब्रिटिश पोसेशन है। तो इसी एक्ट में फिर ब्रिटिश पोसेशन बोला होगा, जिसमें बीओसी बनेगा।
उसी में सुप्रीम कंट्रोल आएगा, वही ब्रिटिश पोसेशन होगा। तो इन्हें जोड़ लो आपस में, क्या जरूरत है 3 लाइन याद करने की, है ना। ठीक, तो पिट्स इंडिया में ये बताया था, बाकी काउंसिल में मेंबर एक कम कर दिया, वो इतने काम का नहीं है, उसको छोड़ दें। 1786 में 2 बातें हैं कि जो गवर्नर जनरल है भाई उसको वीटो पावर दे दी उसकी काउंसिल में, है ना। अभी लेजिस्लेचर तो है नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है खाली। और दूसरा कि उसको कमांडर इन चीफ बना दिया, है ना, जो मतलब लड़ाई के मसले भी जो है अब वही देखेगा दोनों, है ना, कमांडर इन चीफ है। और ये कौन बना था पहला आदमी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, बस कितना सिंपल सा है ना। 1793 वाले में, इसमें तो और भी कम चीजें हैं। देखो 1793 वाले में वैसे तो एक ही फैक्ट है कि भाई बीओसी का वेतन देने लगे भारतीय राजस्व से, है ना, ये मेन फैक्ट है। इसके अलावा 2 चीजें और हैं, जिसमें से एक पे आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि इस एक्ट को आधार मान के इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में एक उसका एक सबऑर्डिनेट एक्ट बनाया जिसको रेगुलेशंस बोलते थे। 1793 का रेगुलेशन, उसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया, रेवेन्यू की पावर अलग कर दी, जुडिशियल पावर अलग कर दी, जो अपने संविधान के आर्टिकल 50 में है ना, ऐसा कर दिया इसने कुछ कुछ, है ना, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इनको सेपरेट कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, वरना तो बस इसमें कि बीओसी वेतन देने लगे। एक और काम का फैक्ट है, मे बी उस पर क्वेश्चन तो अभी शायद नहीं आया, जैसे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है ना अभी, है ना, किसी एक्ट का, तो यहां जो सुप्रीम कोर्ट है उसे जुडिशियल रिव्यू की पावर दे दी। तो 93 वाले में 3 बातें याद रखना, बीओसी का वेतन, जुडिशियल रिव्यू एंड सेपरेशन ऑफ पावर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और कौन सी पावर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर, जो जुडिशियल पावर्स हैं। ओके, फिर ये 13 वाले में, इसमें 3 बातें तो ऐसे सीधे सीधे बताई थी कि ट्रेड के राइट खत्म कर दिए, है ना। दूसरा कि भारतीयों की शिक्षा पे बोला 1 लाख खर्चा करेंगे, ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी, ये सब बातें देखी थी ना। बाकी यहाँ पे एक 4th पॉइंट देखा था, जैसे हमने सीक्वेंस में देखा, यहाँ पे उनके पॉलिटिकल राइट को रिकॉग्नाइज किया 73 में, 84 में उस पे सुप्रीम कंट्रोल ये माना गया, है ना, कि बीओसी के माध्यम से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल है। 93 में सैलरी देने लगे। तो 1830 में क्या करेंगे, 1830 में सीधे सीधे कह दिया गया कि जो कंपनी जिस टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है वो जब तक करेगी जब तक ब्रिटिश ताज का उसमें विश्वास रहेगा, वरना फिर ब्रिटिश ताज इसको हटा देगा। इसका मतलब यहां से जो सॉवरेनिटी है वो ले ली गई, है ना। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, टर्म यूज करा गया कि जो ब्रिटिश टेरिटरी है हेल्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हेल्ड इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, ये एक एक्स्ट्रा बात है। 4 बातें आपने 13 वाले में याद करनी है, सॉरी बता दिया। चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ के ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी, शिक्षा पे खर्चा कर दिया 1 लाख रुपया, ईसाई मिशनरियों को अनुमति दे दी, सेंट थॉमस आ गया पहले, है ना। और ये शब्द यूज करा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्ड टेरिटरी इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी। डन। इसके बाद तक की पूरी कहानी समझ लो, इससे आगे क्या होगा। 13 में तो ये हो गया। 33 में ईस्ट इंडिया कंपनी के इकोनॉमिक राइट खत्म कर दिए। अब वो ट्रेड नहीं कर रही, अब खाली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है भारत का, है ना। तो अभी तक तो ये था कि मेनली ट्रेड कंपनी थी और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालती थी, लेकिन अब ट्रेड कंपनी नहीं है, खाली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है। यहां से सीधा सीधा सिद्ध हो गया कि भारत इनकी कॉलोनी बन चुका है। तो 33 के एक्ट को माना जाता है कि इट लीगलाइज्ड, है ना, इट लीगलाइज द ब्रिटिश कॉलोनी इन इंडिया। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। डन। ये शब्द आपने यूज ध्यान रखने हैं कि यहां बोला गया है इट इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, यहां 33 वाले में बोला गया है लीगलाइज ब्रिटिश कॉलोनी, यहां पे बोला गया है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल राइट, यहां पे बोला गया है सुप्रीम कंट्रोल एंड ब्रिटिश टेरिटरी। इतना ध्यान से आपको पढ़ना है अगर प्रीलिम्स का पेपर निकालना है तो, है ना। वहां पे यही शब्दों का खेल है, एक कीवर्ड को आप कहीं आगे पीछे रिप्लेस कर दो तो गलत हो जाएगा, है ना। खासकर पॉलिटी में ध्यान रखना। तो हमने ये 13 वाला एक्ट देख लिया, है ना।
इसके बाद 33 वाला एक्ट है। 33 वाले में कि ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली खत्म कर दी बंगाल, और मेन पॉइंट है 33 वाले का, आईएएस में क्वेश्चन आया इस पे कि जो एक्ट बनाने की पावर थी, लेजिस्लेट करने की पावर बॉम्बे की, मद्रास की, वो छीन ली, बंगाल को दे दी। पहली बार ऐसी सरकार बनी जो पूरे भारत का एक्ट बनाती, इसलिए जो उसका चीफ था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, है ना। तो ये आप यहां से याद कर लेंगे। ओपन कंपटीशन का इन्होंने ट्राई करा, और दूसरा इंडिया का पहला लॉ कमीशन 33 के इससे बना। देखो आपको लग रहा होगा कि बार बार ऐसे क्यों रिवाइज करा रहे हैं, बट आपने पढ़ा होगा है ना, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितनी ज्यादा इंटरलिंकिंग करोगे, आपको ये सब करने में आनंद आना चाहिए कि आप जस्ट अपनी आंखें क्लोज करके ऐसे रिवाइज कर रहे हो, आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको सब याद आता जा रहा है। पीवाईक्यूज आप सोल्व कर रहे हो तो आपको आनंद आना चाहिए, और आप यकीन मानो अगर आपने टॉपिक अच्छे से समझा है तो पीवाईक्यू करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जब तक आप पीवाईक्यू ना करो तो ऐसे लगता है, मन करता है करने का कि जल्दी से क्लास हो फिर हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होते हैं तो फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, और फिर पढ़ना एक मतलब एक बर्डन नहीं रहता, फिर आपको बस सफलता का रास्ता धीरे धीरे खुलता चला जाता है ना। तो रिवीजन आप इसको स्किप करके मत देखना, है ना, ध्यान से समझना जितना भी है, जरूरी है इसलिए करा रहे हैं, वरना देखो हमें तो इतना सिलेबस कराना है, जल्दी से फटाफट करा के खत्म कर दें, है ना। हम क्यों ही हर क्लास में 15 मिनट ऐसे ले रहे हैं, जरूरी है ना, इसलिए करना है। तो इसमें लॉ कमीशन आ गया। 1853 की बात करें, यहाँ से हल्का सा डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर, कि गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव फंक्शन लेके अलग से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मिनी पार्लियामेंट थी इंडिया की। तो ये इस वाले एक्ट में भारत की संसद बन गई 1853 में ना। और इसने वो जो ओपन कंपटीशन था उसको एनफोर्स कर दिया 1853 में। फिर 63 में बताया था सत्येंद्रनाथ टैगोर वो सिविल सर्वेंट बने, है ना। ठीक, तो ये चीजें हम देख चुके हैं। अब हमें क्राउन का रूल देखना है ना, यानी कि हमें देखना है अब 1858 से लेके एंड 1947 तक। देखो तो सबसे पहले तो 1858 में रानी का एक प्रोक्लेमेशन है, रानी की घोषणा है, रानी विक्टोरिया की घोषणा, तो ये पढ़नी पड़ेगी, है ना, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा फिर 1858 का एक्ट है, ये भी हमें पढ़ना है। तीसरा 1861 का एक्ट, ये भी हमें पढ़ना है ना। और फिर बताया 1892, 1909, 1919 एंड 1935 एंड 1947। इसके बीच में यहाँ पे 1892 और इसके बीच में आप पढ़ेंगे, वैसे तो वो हिस्ट्री का है बट हम यहाँ भी उसको समझेंगे। ये जो प्रोक्लेमेशन है, यहाँ से तो रानी भारत की साम्राज्ञी बन गई, है ना, इंडियन क्राउन भी हो गई वो ब्रिटिश क्राउन के साथ में। तो उनको ऑफिशियली ये टाइटल दिया गया, है ना, केसर हिंद या भारत की साम्राज्ञी ऑफिशियली। तो ऑफिशियली कब दिया गया, मे बी 1877 में, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे दिल्ली दरबार हुआ, तो भारत में 4 दिल्ली दरबार हुए, तो उसमें से 2 हमारे काम के हैं, तो वो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिल्ली दरबार दिखेंगे। तो ये 7 तो हमें एक्ट पढ़ने हैं, उसके अलावा रानी की घोषणा और दिल्ली का दरबार, ये 2 चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है, ठीक है। तो रानी की घोषणा से शुरू करते हैं। रानी की घोषणा में क्या क्या काम है। 1857 का रिवोल्ट हुआ, सारा दोष ऐसे मानो आप ईस्ट इंडिया कंपनी में आया कि भाई इनका शासन गलत था, अब जो शासन है वो क्राउन का शासन होगा, भारतीयों को शामिल करा जाएगा, गुड गवर्नमेंट आएगी, अच्छी अच्छी बातें की गई, है ना। 1858 के एक्ट को गुड गवर्नमेंट एक्ट बोलते हैं। अभी हम घोषणा की बात कर रहे हैं। तो इस घोषणा ने क्या क्या काम करे, 3-4 बातें याद रखनी है। नंबर 1, यहां से डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास आ गया, ब्रिटिश क्राउन के पास, इंडिया पे डायरेक्ट कंट्रोल, है ना। दूसरा, ये घोषणा जो थी ये किसने पढ़ी, तो उस समय के वायसराय ने। तो अब आपको ये फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था, है ना, लॉर्ड कैनिंग। तो वो लॉर्ड कैनिंग ही इसको पढ़ के सुनाएगा, है ना। इससे अगला एक्ट है 1861 का, उसमें वायसराय को राइट दिया गया है कि भारतीयों को नॉमिनेट करें लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो कौन वायसराय था, तो उसको भी इसी से जोड़ेंगे, लॉर्ड कैनिंग,
है ना, इंफॉर्मेशन को लिंक कर दो किसी ऐसी इंफॉर्मेशन से जो आपको बहुत अच्छे से याद है, तो मामूली फैक्ट भी आपको याद हो जाता है। तो दो बातें, ये वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इस घोषणा को पढ़ा, कहाँ पढ़ा, इलाहाबाद में, है ना। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तीसरा जो फैक्ट आपने इसमें याद रखना है कि जो ब्रिटिश इंडिया था जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, वो तो सीधे रानी के कंट्रोल में आ गया, डायरेक्ट कंट्रोल में, है ना। ये जो बाकी के राजा थे, जो उस समय की रियासतें थी, उनका क्या हुआ, तो उन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंटेसी स्वीकार कर ली, ब्रिटिश आधिपत्य। और पहले वो किसमें थे, मुगल पैरामाउंटेसी में, प्रिंसली स्टेट। इसमें क्या होता था कि अगर ब्रिटिश पैरामाउंटेसी स्वीकार कर लेती हैं देसी रियासतें, तो उन्हें गोद लेने का राइट वापस दे दिया जाएगा, और 3 राइट छोड़ के उनके इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करा जाएगा, और वो राजा का शासन मिला रहेगा, कभी भी उनका विलय नहीं करा जाएगा। ये सब बातें इस घोषणा में कही गई। तो भारत के जो राजा थे उन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंटेसी स्वीकार कर ली। अब देखो यहां से आगे 1861 के एक्ट में क्या क्या, 58 में क्या हुआ होगा, वो हम बताते हैं। घोषणा हमारी कंप्लीट हो गई, 3-4 बातें उसमें याद करनी थी। इंडिया में 2 तरह का हो गया ब्रिटिश इंडिया, इसको तो देख रहा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1833 में ये पोस्ट बनी है, पहला विलियम बेंटिक था। अब जो प्रिंसली स्टेट हैं उन्होंने भी ब्रिटिश पैरामाउंटेसी स्वीकार कर ली, तो उनसे डील करने के लिए कोई अलग ऑफिसर लगेगा, तो इसी अधिकारी को बोल दिया, इसे टाइटल अलग दे दिया, वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय ऑफ इंडिया ये प्रिंसली स्टेट के साथ डील करेगा, और ये, है ना, नाम अलग अलग हुआ करेगा, व्यक्ति एक होगा। और क्या डिफरेंस था, ये वायसराय ऑफ इंडिया डायरेक्ट क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। इसका मतलब जो राजाओं के मामले होंगे वो सीधे ताज को बताए जाएंगे। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, वो पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है ब्रिटेन में, या उसको एक काउंसिल मिली थी, इंडियन काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इसको ये रेस्पॉन्सिबल होगा, और फिर ये ब्रिटिश क्राउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, या ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं इसको ना, जहां क्राउन बोले और गवर्नमेंट बोले एक ही बात है। तो ये भी इसमें एक मामूली से अंतर था, इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट ये भी एक डिफरेंस 1858 में था। 1861 के एक्ट में ये डिफरेंस खत्म कर दिया जाएगा। वायसराय को भी पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के अंडर में करके फिर ये कर देंगे ना, लेकिन 1858 में ये डिफरेंस था। ये कहानी काम की नहीं है। 1858 की एक लाइन हमें पता चल गई कि इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक एडिशनल टाइटल दे दिया गया, और वो टाइटल क्या था, वायसराय ऑफ इंडिया। और पहला वायसराय ऑफ इंडिया कौन बना, वही अपना लॉर्ड कैनिंग है ना, यही है, घोषणा भी इसने पढ़ी है ना, प्रथम वायसराय भी यही बना, पहले भारतीयों को नॉमिनेट भी इसने करा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो 1858 के एक्ट की बात कर रहे हैं, ना, अभी जो कर रहे थे वो घोषणा की बात कर रहे थे। दूसरा क्या काम करा इस एक्ट ने, तो ब्रिटेन में क्या हो रहा था आप जानते हैं, पहले खाली सीओडी था, व्यापारिक मामले थे, फिर प्रशासनिक मामले भी सीओडी देखने लगा, फिर सीओडी एंड बीओसी बना दिया 1784 में ना। अब प्रशासनिक मामले ये देखता है। 1858 के एक्ट ने इन दोनों को ही खत्म कर दिया, दोनों को। इसकी जगह क्या बना दिया, काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय परिषद बना दिया ना, परिषद, ये कीवर्ड समझना है आपको। परिषद या काउंसिल आए तो इसका मतलब इंडियन काउंसिल, तो इसका मतलब बात चलिए ब्रिटेन में जो संस्था है, 15 सदस्य इसमें होते हैं। इसका जो चीफ होता है ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता है, मंत्री होता है वो ब्रिटिश कैबिनेट में, है ना। तो उसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया या भारत सचिव, है ना। ये भारत के सारे मामले देखता था, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या क्राउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था। और अपने यहाँ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था और जो वायसराय ऑफ इंडिया होता था, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते थे 1861 से। 1858 इस एक्ट में वायसराय ऑफ इंडिया सीधे क्राउन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, नेक्स्ट वाले में दोनों का सेम हो जाएगा। बस ये 2 ही बातें देखनी है। अब इन्हें देखने के बाद आप ये सोचो कि 1858 की घोषणा में जो रानी ने घोषणा की कि हम भारतीयों को शामिल करेंगे और गुड गवर्नमेंट लाएंगे, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे,
कुछ करा उन्होंने 1858 के एक्ट में? कुछ भी नहीं करा, बस ढांचा स्ट्रक्चर बदला है थोड़ा सा, है ना। टाइम लगेगा ना इन सब चीजों में, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा टाइम लिया। और 1861 के एक्ट से उन्होंने फिर इंडियंस को शामिल करना शुरू करा। ये आपने दिमाग में कहानी बना ली। तो अब कहां करेंगे वो हम पहले बता चुके हैं ना। अगर हम किसी पे शासन करें और वो राइट मांगे तो हम धीरे धीरे पहले उन्हें प्रशासन में राइट देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, सिविल सर्वेंट वगैरह ये बना देंगे। और ज्यादा मांगेंगे तो लेजिस्लेचर में राइट दे देंगे, विधानसभा में। और वो राइट कैसे देंगे कि पहले नॉमिनेट करेंगे किसी को जिससे अपनी मनमर्जी का आदमी कर पाए, है ना। फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन करेंगे, कोई ऐसा समूह जो हमारी मर्जी से चले उससे चुनवाएंगे। फिर डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे, उसको भी लिमिटेड रखेंगे। ये सब करा अंग्रेजों ने, है ना। तो अब यहां से भारतीय शामिल हो रहे हैं, तो आप बता सकते हो 1861 में क्या हुआ होगा। ये वाला काम तो पहले ही हो चुका, 1853 ने बोल दिया ये तो करने के लिए, है ना। तो अब इसकी बारी है ना। तो आपने याद नहीं करना है, आपने दिमाग में आइडिया बनाना है कि 1861 में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, या जिसको बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें भारतीयों का नामांकन शुरू हुआ। इसमें यह प्रावधान किया गया एक्ट में कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो, इसको है ना वायसराय ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, इन जनरल दोनों सेम है ना। भारतीय नाम परिषद में 3 सदस्यों का नामांकन किया गया, है ना। तो उन 3 सदस्यों के जो हैं वो नाम आपने याद रख लेने हैं। फिर राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, बनारस हो गया, पटियाला हो गया, एंड सर दिनकर राव, 3 लोग थे। 1861 में ये लाइन याद हो जाएगी ना आसानी से। फिर बताया था पूरी एक कहानी वर्टिकल भी बनाओ, हॉरिजॉन्टली भी जोड़ो, वर्टिकली भी जोड़ो, कि इसके बाद एग्जीक्यूटिव में शामिल करेंगे, मंत्री वगैरह बनाएंगे। तो ये पहली बार कब बनाया है? 1909 में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना। और फिर जो काउंसिल ऑफ इंडिया ब्रिटेन में, उसमें भी शामिल करेंगे। अब यहां सीक्वेंस फिट नहीं हो रहा। हम होते तो हम तो इसमें सबसे लास्ट में शुरू करते, है ना। ये बॉडी तो सुपरविजन करती थी, लेकिन इन्होंने पहले ही कर लिया 1907 में, है ना। 1907 में ही इसमें शामिल कर लिया गया था। और जो व्यक्ति करे गए, 2 व्यक्ति करे गए थे, सर कृष्ण गोविंदा और नवाब सैयद हुसैन बिलग्रामी। नोट्स में लिखा हुआ है सब, है ना। हमारा काम है क्लास में आपकी इतनी कैपेबिलिटी बिल्ड कर देना कि आपको नोट्स पढ़ना आसान लगे, अच्छा लगे, आपका मन करे नोट्स पढ़ने का, एंड आपको नोट्स पढ़ना बोरिंग ना लगे और आपको वो आसानी से समझ में आते चले जाएं। फिर आप फटाफट उसके क्वेश्चन करो। क्लास का बस इतना पर्पस है, लाइन बाय लाइन सारे नोट्स क्या है ये बताना क्लास का पर्पस नहीं है। हमारी क्लास का पर्पस मेनली रहेगा एक आइडिया बिल्ड करना, जिससे आप बहुत इजीली नोट्स पढ़ पाओ। आपको ऐसे लगे नोट्स पढ़ते समय कि भारी चीजें नहीं पढ़ रहे, आप खाली ABCD पढ़ रहे हो ना। तो 1861 की हमें पहली लाइन तो पता चल गई कि भाई जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ है, 3 लोगों का नॉमिनेशन हुआ है। और उसके साथ में हमने जोड़ के आपको पूरी आगे तक की कहानी भी एक बार बता दी। आपने ये काम खुद से भी करना है ना। ठीक। दूसरा हमने बताया कि इंडियन पार्टिसिपेशन जैसे होगा तो उन्हें पावर धीरे धीरे देंगे कि आप बजट पे चर्चा नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये सब है ना। तो यहां पे उन्होंने क्या क्या करा, इसकी भी देखो एक सीक्वेंस बना लो। 1861 यहां पे बोल दिया क्वेश्चन पूछ लेना, लेकिन बजट पे कोई क्वेश्चन मत पूछना, है ना। फिर 1861 के बाद क्या आएगा सीधे, आपको पता है 1892, इसमें बोलेंगे क्वेश्चन भी पूछ लो, बजट पे भी चर्चा कर लो, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मत पूछना। फिर इसके बाद क्या आएगा 1909, उसमें कहेंगे चलो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ लेना। आपने ऐसे वर्टिकली लिंक करना है चीजों को, है ना, कि ये बाई चांस ये, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपको लाइन से पता हो कि पहला एक्ट ये आया, दूसरा एक्ट ये आया, है ना, तभी आप कर पाओगे। वरना तो फिर आपको क्या पता पहला एक्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा है ना। तो 1861 की फर्स्ट लाइन आपको पता चल गई कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल करा, लेकिन बजट पे चर्चा करने की, प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। वैसे प्रश्न पूछने की अनुमति थी, सप्लीमेंट्री प्रश्न की भी अनुमति नहीं थी, है ना। और वो 3 लोगों के नाम हमने याद रख लिए जो भी बताए थे आपको, है ना, बनारस, पटियाला एंड सर दिनकर राव।
दूसरा यहां से क्या होगा बताया था आपको, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है 1773 से बेसिकली 1853 तक, है ना। 53 में थोड़ा सा हुआ है, बट वो सेपरेशन ऑफ पावर है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं है ना। तो यहां से डिवोल्यूशन ऑफ पावर शुरू होगा। इसका मतलब अब केंद्र से शक्तियां लेके राज्यों को देनी शुरू कर जाएंगी, और इतनी शक्तियां दी जाएंगी कि 1935 के एक्ट तक राज्यों को पूर्ण स्वायत्त कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, है ना। सॉरी, कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं, कंप्लीट ऑटोनोमस या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाएगी, है ना, कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो यहां से शुरू हो गई। कैसे शुरू होगी, वो जो बॉम्बे और मद्रास से लेजिस्लेटिव पावर छीनी थी वो उनको वापस कर देंगे। 1858 में क्यों नहीं करी, तो आप याद रखोगे कि पहले कानून में तो ऐसा कुछ नहीं करा गया, ना तो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, ना भारतीयों की हिस्सेदारी शुरू हुई। जो हमारी थीम है ये, वो सब दूसरे से हुई। पहले में तो बस ढांचा बदला। ब्रिटेन में सीओडी बीओसी खत्म करके काउंसिल ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ले आए, भारत सचिव और भारत परिषद, है ना। और इंडिया में एक नया वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया, ब्रिटिश पैरामाउंट इसी के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। एक और काम आपने याद रखना है यहाँ, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है 1861 वाले में, दो बातें बदलनी, तीसरा है ना, इन्होंने कॉर्पोरेट सॉरी, जो कॉर्पोरेट फंक्शनिंग है किसकी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, उसको छोड़ के पोर्टफोलियो सिस्टम अपना लिया। अब ये होता क्या है समझ लो। कॉर्पोरेट फंक्शनिंग का मतलब है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी के लिए आप मंत्री परिषद समझो, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस अलग लोग हैं ना। इन्होंने विभाग नहीं बांट रखे कि रक्षा मंत्रालय तुम लोग, गृह मंत्रालय हम लें, ऐसे बटे हुए नहीं है विभाग। ये सब मिलके हर मुद्दे पे मिलके डिसीजन लेते हैं, और गवर्नर जनरल को उसमें वीटो मिला हुआ है, तो इसकी ज्यादा चलती है। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फंक्शनिंग, है ना। और इन्होंने सबने विभाग बांट लिए, शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप याद रखोगे। 1861 में इन्होंने कॉर्पोरेट फंक्शन को स्टार्ट करा। ये भी डिसेंट्रलाइजेशन का ही भाग है ना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर कम करनी है हमने 1853 से ही कर दिया। एक तो एक्ट बनाने के लिए अलग से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी 53 में। फिर 61 में क्या कर दिया कि उनको बोला कि भाई विभाग भी बांटो, उसकी पावर कम हो रही है। कम होते होते 1950 में बहुत कम पावर हो जाएगी, उसका नाम बदल के राष्ट्रपति कर देंगे, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी सिंपल इफेक्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं। 1861 का एक्ट आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अब हमें जाना है 1892 के एक्ट पे, बट उससे पहले आपने ये याद रखना है कि 1877 हमारे काम का है, 1903, 1911 एंड 1931। ये 4 दिल्ली दरबार इंडिया में हुए हैं। इन्हें दिल्ली दरबार बोल सकते हैं, कोर्ट ऑफ दिल्ली बोल सकते हैं, या इंपीरियल दरबार बोल सकते हैं। ये क्या होते थे, ब्रिटेन में राजा बदलता था या कुछ खुशी का पर्व होता था, तो उसके सम्मान में भारत में दरबार लगाया जाता था, राजा को आमंत्रित किया जाता था। अब राजा को टाइम नहीं होता था तो वो आते ही नहीं था। बस शायद मे बी जो 19 ये वाला दरबार है, इसी में बस राजा आया, बाकी किसी में नहीं आया, है ना। किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी में भी शायद इसमें आए थे, है ना। नोट्स में सब लिखा है, आप देख लेना। तो इसमें हमें ये 2 दरबार काम के हैं। ये वाला दरबार क्यों काम का है, ये और ये क्यों काम का है, समझना पड़ेगा, है ना। इनसे क्या क्वेश्चन आते हैं। इस वाले दरबार में रानी को ऑफिशियली फॉर्मली टाइटल दिया गया था एम्प्रेस ऑफ इंडिया, केसरे हिंद, भारत की साम्राज्ञी, ऑफिशियली फॉर्मली। वैसे तो वो 1858 से ही बन गई थी, तो फिर कि भाई किसने दिया था, तो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 उसे लाया गया था, और उसमें जो ब्रिटेन की सामग्री के टाइटल थे उसमें इस टाइटल को भी ऐड करा गया। और इस समय वायसराय था हमारे यहाँ, या गवर्नर जनरल, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, ये आप याद रखोगे। 1877 का दिल्ली दरबार, लॉर्ड लिटन, और रानी को ऑफिशियली या फॉर्मली एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल। ये आपके काम का नहीं है तो छोड़ो, है ना। उस गली क्या जाना जिस गली से हमारा कोई मतलब ही ना हुआ ना। तो 1911 ये क्यों काम का है, इस समय कैपिटल
जो है उसको कहां से कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया राजधानी को। इस समय वायसराय कौन था भाई, जब कैपिटल शिफ्ट करी गई, तो ये भी याद रखना पड़ेगा, है ना। इस समय था लॉर्ड हॉर्डिंग। ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स में, है ना। कोई एक आध चीज ना मिले तो आप लिख लेना। वैसे सब है, हमने पूरा ध्यान रखा है इस बात का कि इसको रखा है ना, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय पे। डन। तो ये हमने एक्स्ट्रा देख लिया अभी। 1858 की घोषणा एक्स्ट्रा देख ली, फिर 1861 का एक्ट पढ़ लिया, और फिर उसके बाद में दिल्ली दरबार एक्स्ट्रा देख लिया ना। अब हमें जाना है 1858 का एक्ट भी तो पढ़ लिया, 7 पढ़ने हैं, 2 पढ़ लिए, 1892 को पढ़ेंगे। इसमें तो कुछ याद नहीं रखना 1892 वाले में, बहुत मामूली सा एक्ट में। एक तो इससे जुड़ा हुआ है, 61 में बोला था क्वेश्चन पूछ लो, बजट पे चर्चा मत करो, है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे, क्वेश्चन पूछ लो, बजट पे भी चर्चा कर लो, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मत पूछना, है ना। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मत पूछना। ये वाला नियम घर पे पति पत्नी पे लागू कर दो, झगड़े कम हो जाएंगे, है ना। 80% झगड़े नहीं होंगे, कि प्रश्न तो पूछ सकते हो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से, लेकिन फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मत पूछना, है ना। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में ही धीरे होते होते झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, दोनों के लिए बोल रहे हैं, कोई बुरा मत मानना, है ना। तो ये आप 1892 एक आपने इससे लिंक कर लिया, जितना लिंक करेंगे उतना ज्यादा याद होगा ना। दूसरा जो हमें याद रखना है इसमें, कि इसने इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव को इंट्रोड्यूस करा। सॉरी, ये भी तो इसी से लिंक है। 1861 में नामांकन था, तो अब अगले वाले में तो चुनाव ही आएगा। बट इसमें ध्यान रखना, इन्होंने इट इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शन यूज नहीं हुआ था, वो तो अगले वाले 1909 में यूज होगा शब्द तो, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। बस 2 बातें आपने 1902 वाले में 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, बजट पे चर्चा के लिए बोल दिया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को भी मना कर दिया। दूसरी बात की इनडायरेक्ट इलेक्शन का एलिमेंट यहां से था। अगर ये आ जाए कि अप्रत्यक्ष चुनाव कहां से शुरू हुआ भारत में, तब भी आप ये आंसर लगा सकते हैं। मतलब फिर क्या होता है ना, क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है उस पर डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन ने एग्जैक्टली क्या पूछा है। आप क्वेश्चन करना इसके साथ में पीवाईक्यू, तो आपको समझ आ जाएगा क्या करने पे क्या लगाना है। अदरवाइज हमने बताया कि आप फिर अपने डाउट पूछ लेना। ठीक, इसके बाद में है फिर 1909। इसकी कुछ बातें तो आपको पहले से ही पता है। अभी आपने देखा इनडायरेक्ट इलेक्शन, है ना। आपने देखा कि बजट और क्वेश्चन तो हो चुका, तो अब क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। बताओ, बिना पढ़े आपने 2 बातें बता दी कि अगले एक्ट में क्या आने वाला है ना। इसके बाद भी आपने इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर्मली इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट इलेक्शन, है ना। ये हम देख चुके। ओके, एक हमने अभी कहानी में बताया था आपको कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय शामिल हो चुके, लेजिस्लेचर में हो चुके, तो अब किसकी बारी है, एग्जीक्यूटिव की। प्रशासन, विधायिका, तो अब कार्यपालिका, अब मंत्री बनेंगे भाई। तो 1909 में बोल दिया कि भाई एक इंडियन को जो है मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो ये पहली बार, हमें पूरा नाम था इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इससे पहली बार एक भारतीय को अटैच करा गया। पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना। ये कौन थे पहले, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इनमें भी सत्येंद्र आ रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ये बताया था पटियाला, बनारस, सरदिनकर राव, है ना। इसी बीच में एक और आप एक्स्ट्रा फैक्ट देख लो कि 1907 में काउंसिल ऑफ इंडिया में भी इंडियंस को शामिल कर लिया, और वो 2 हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड कृष्ण गोविंदा, सर कृष्ण गोविंदा, है ना। 2 लोग हैं जिनको शामिल करा गया। तो 1909 में हमने ये बातें देखी। इसके अलावा 1909 का एक फेमस आपको पता ही है, डिवाइड एंड रूल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, या क्या बोल सकते हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उसकी शुरुआत हुई यहां से, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ऐसे बोल दिया गया कि मुस्लिम प्रतिनिधि को मुस्लिम वोटर ही चुनेगा,
और जब ऐसे बोलते हैं प्रतिनिधि मुस्लिम होगा, चुन कोई भी सकता है, तो इसको रिजर्वेशन बोलते हैं ना। लेकिन अगर हम पद को भी सुरक्षित कर दें और उसी के धर्म या जाति के लोग वोट भी डालें, तब इसको सांप्रदायिक इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये सब बोलते हैं ना। पंचायत नहीं है, पंचायत तो डॉक्टर अम्बेडकर वाला हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, जो कम्युनल अवार्ड था। ठीक, 1909 समझ में आ गया। ये बातें तो जुड़ी हुई थी आपस में ना। ठीक, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल कर लिया और ये सांप्रदायिक। दूसरा 1919 में ये भी पूछा जाता है, इसको बोलते हैं 1919 वाले को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, मोर्ले मिंटो सुधार। उनके हिसाब से तो सुधार ही है ये, है ना। तो इसमें पहला वाला तो वो है जो बड़ा अधिकारी है ब्रिटेन में, भारत सचिव। जो दूसरा वाला मिंटो है वो भारत में वायसराय भी बोल सकते हैं या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये है ना। तो इसमें मिंटो ने मोर्ले को चिट्ठी लिखी जब ये एक्ट आना था उससे पहले, कि हम ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ला रहे हैं, तो हम ऐसा काम कर रहे हैं कि सांप को दांत लगाना, दांत, प्लांटिंग द टीथ ऑफ स्नेक, और इसके बड़े विनाशकारी परिणाम होंगे। समझदार तो था। 1909 में ये करा, 1947 में भारत धर्म के आधार पे विभाजित हो गया, है ना, पाकिस्तान अलग हो गया। तो इस वजह से ये जो लॉर्ड मिंटो है, इसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, और भारत में माना जाता है कि जो ये धर्म के आधार पर लड़ाना है, उसकी शुरुआत डिवाइड एंड रूल वो फॉर्मली यहां से हुई है। बाकी तो 1858 के बाद से उन्होंने ये पॉलिसी अपना ली थी। ठीक है ना। तो ये 1909 के एक्ट में हमें क्या करना है। अब 1919 वाले एक्ट में क्या करना है ना, 1919 वाले में क्या में हो गया है। तो कुछ बातें तो वही पहले से चली आ रही होंगी। एक जो एक्ट है ना 1858 से 1947 तक, एक लाइन लगातार मिलेगी कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या बढ़ा दी गई और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या बढ़ा दी गई। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हमने देखा वहां गवर्नर जनरल, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और अदर लोग भी बैठते हैं ना। तो जो अदर हैं, जो मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है, उनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। आज भी उन्हें प्राइवेट मेंबर ही बोलते हैं ना। और जो उसका हिस्सा है उसे बोलते हैं ऑफिशियल मेंबर, है ना। ये प्राइवेट मेंबर या नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो मेजोरिटी बढ़ाते बढ़ाते ये वाला जो एक्ट आएगा 1909 वाला, पूछा नहीं जाता है, ऐसे बता दे रहे हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी हो गई थी, इस वाले में संख्या बढ़ाते बढ़ाते सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी हो गई। अब वो वोट डाल के इनका भी प्रस्ताव रोक सकते हैं, ऑफिशियल वालों का, है ना। तो ये वाला काम इसमें कर दिया गया। लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है अंग्रेजों को। उन्हें पता था जब भारतीयों को शामिल करेंगे तो ये तो होगा, तो प्रस्ताव रोकेंगे। तो उन्होंने 1858 में ही जब एक्ट आया था, तो गवर्नर को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, है ना। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। तो एक ये हमने पढ़ा कि भाई ऑफिशियल मेजोरिटी हो गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, है ना। एक पहले से लिंक है। अब इलेक्शन में क्या होगा, नॉमिनेशन भी हो गया, है ना। इलेक्शन का, इनडायरेक्ट इलेक्शन का एलिमेंट आ गया, फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन आ गया, तो अब क्या आएगा, डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन फिर साथ में क्या है ये, बट लिमिटेड। लिमिटेड किस किस ग्राउंड पे, ये भी याद रखना है। 3 ग्राउंड लिमिटेड होने के, है ना। एक एजुकेशन, पढ़े लिखे लोग वोट डालेंगे। एक इनकम, केवल मालदार लोग वोट डालेंगे। और दूसरा टैक्स, जो लोग सरकार को टैक्स देते हैं वही लोग सरकार से प्रश्न पूछें, वही लोग उसको चुने। इस तरह से रखा गया, है ना। ये हमने पीछे से लिंक कर लिया। अब इसके बाद में 1919 में इसमें 2 बार 19 आ रहा है, 50-50, डुअल, दोहरी, ऐसी 5 चीजें हुई हैं इसमें, डबल 5 चीजें। देखो क्या क्या। पहला, जो केंद्र सरकार जो इंडिया पे कानून बनाने के विषय हैं, जैसे कि स्वास्थ्य पे कौन कानून बनाएगा, शिक्षा पे कौन बनाएगा,
उन्हें डबल लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया। डबल लिस्ट बनाई गई, एक सेंट्रल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट, है ना। ठीक है। दूसरा, ये जो प्रोविंशियल लिस्ट है इसको फिर दो भागों में बांटा गया। जो राज्य सूची है उसको फिर दो भागों में बांटा, एक ट्रांसफर्ड या हस्तांतरित, दूसरा रिजर्व या आरक्षित। राज्यों वाले को, केंद्र वाले को ऐसे नहीं बांटा गया ना। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे जो कानून है, हमने देखा 1909 में ही नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आ गई थी सेंट्रल लेजिस्लेचर में, तो चुने हुए लोगों की संख्या बढ़ने लगी। यहां तो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है, 1919 से डायरेक्ट इलेक्शन आ गया ना। तो जो लोगों की चुनी हुई विधायिका है वो कानून बनाएगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हस्ताक्षर होंगे और वो कानून जो है लागू हो जाएगा। ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। अब भारतीयों को अधिकार मिल गए। अब अगर ये लोग सही से कानून नहीं बनाएंगे तो हम अगले चुनाव में हटा देंगे, है ना। कैसी गवर्नमेंट आ गई? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या है ये हम सभी विषयों के लिए कर सकते हैं? क्या ये गवर्नमेंट कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल है? नो, केवल ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, पार्शियल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये दो सब्जेक्ट नहीं है, मतलब दो फैक्ट नहीं है कि राज्यों के विषयों को बांटा गया, राज्य के विषयों को डिवाइड करा गया। इसी में ये लाइन लिखी है, अंडरस्टूड है कि प्रोविंस में पार्शियल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश की गई, है ना। और इसी में ये भी लाइन लिखी है कि प्रोविंस में ड्युअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाया गया, है ना। जो डायरकी है वो इंट्रोड्यूस की गई। रिजर्व सब्जेक्ट पे कोई कुछ नहीं है, ये तो जो गवर्नर है वो बना रहा है अपनी काउंसिल। अच्छा, यहाँ गवर्नर जनरल बता दिया, गवर्नर आएगा, है ना। स्टेट की बात कर रहे हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट। इसे नहीं हटा सकते हम, ये इन विषयों पे कुछ भी करे, यहां रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। तो दो दो काम क्या हुए इसमें? दो सूची बना दी विषय की, फिर प्रोविंस में जो राज्य सूची है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। ये दो याद रह जाएंगे, है ना। इसके अलावा जो पहले एक ही बजट होता था पूरे इंडिया का, स्टेट का और सेंटर का अलग नहीं होता था, तो यहां बजट को दो भागों में बांट दिया। सेंटर बजट अलग हो गया, स्टेट बजट अलग हो गया। इसको भी आप ड्यूअल से याद रखेंगे, है ना। जो चौथा काम ड्यूअल से हुआ है इसमें, जो 1853 के एक्ट ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी ना, मिनी पार्लियामेंट, उसके दो हाउस बना दिए, दो हाउस, है ना। इसको बोलते हैं बाई कैमरलिज्म। सेंटर में बाई कैमरलिज्म आ गया। इसका मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके दो पार्ट बना दिए, उनके अलग अलग टेक्निकल नेम हैं। उनको बोला जाता था उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये यानी कि लोकसभा, और ये बाद में बनी राज्यसभा। इनके नाम बदल दिए बाद में, है ना, लोकसभा राज्यसभा ऐसे। तो 1919 के अधिनियम में सेंटर में बाई कैमरलिज्म आया और प्रोविंस में डुअल गवर्नमेंट आई या डायरकी आई, है ना। और यहाँ पे बाई कैमरलिज्म, और सब्जेक्ट को दो सूची में बांटा गया और बजट के दो हिस्से कर दिए गए। चार बातें। पांचवी बात क्या हुई अब इसमें, है ना। इसको हटा दें यहां से, देखो थोड़ा सा। नंबर 5 पॉइंट क्या है? नंबर 5 है कि जैसे जो ब्रिटिश इंडिया है, दो तरह का इंडिया है ना, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। इसके लिए तो लेजिस्लेचर है, इसका कोई लेजिस्लेचर नहीं है, क्योंकि अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, अपने कानून खुद से बनाएंगे। ब्रिटिश पैरामेंटेसी में 1858 में बात बोली गई। तो एक कानून तो इन पे बना के लागू नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो उस घोषणा का उल्लंघन हो जाएगा। एक सलाहकारी निकाय बना सकते हैं कि सारे राजे महाराजे आए, इकट्ठे बैठे हैं और चर्चा करें, और सबकी भाई चलो हम अपने यहाँ शिक्षा पे ये कानून बनाएंगे। अब जो राजा बनाना चाहे वो बनाए, जो ना बनाना चाहे वो ना बनाए। तो ऐसे एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई। उस एडवाइजरी बॉडी को बोला गया चैम्बर ऑफ प्रिंस। चैम्बर ऑफ प्रिंस, है ना, हिंदी में नरेंद्र मंडल।
नरेंद्र मंडल, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आईएएस के पेपर में कि नरेंद्र मंडल जो है वो किस प्रावधानों से बना, 1919। इसको डबल से कैसे करेंगे, ब्रिटिश इंडिया का है ही, प्रिंसली स्टेट के लिए और बना दिया। बट ध्यान रखेंगे प्रिंसली स्टेट वाला जो है वो एक्ट नहीं बना था, चर्चा करके एक मॉडल देता है कि आप चाहो तो ऐसा कुछ कानून बना लो, है ना। वो सलाहकारी है, एडवाइजरी बॉडी है। ये आपका 1919 का अधिनियम पूरा हो गया। कुछ बातें पहले से देखी हमने और कुछ जो है वो यहां से देख लिया ना। बाकी इन्होंने एक काम और करा, उसको भी आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो। सिविल सर्विस की परीक्षा, उसको भी यहीं लिख ले रहे हैं 6 नंबर पॉइंट पे, है ना। नोट्स में आप इसको थोड़ा सा एडिट कर लेना, 6 नंबर में यही बता दे रहे हैं। पहले सिविल सेवा की परीक्षा खाली लंदन में होती थी, अब लंदन में और इंडिया में दोनों जगह होने लगी, ये भी 2 आ गया। इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि 2 जगह परीक्षा होगी, है ना। और पहली बार इंडिया में परीक्षा 2 जगह पे हुई इस एक्ट के बाद में। 1922 में परीक्षा 2 जगह पे हुई। आप समझ गए होंगे कहाँ हुई होगी, ऑब्वियसली इलाहाबाद में हुई होगी, दिल्ली में हुई होगी, है ना, इलाहाबाद और दिल्ली में। तो 1919 के अधिनियम में हमें 50-50 करके ये 6 बातें याद रखनी है। 2 सूची बना दी, राज्य सूची और वो 2 तरह के बजट बना दिए, केंद्र और वो। प्रोविंस की सूची को 2 तरह से कर दिया, आरक्षित, हस्तांतरित। सेंटर में बाइकैमरलिज्म आ गया। एंड जो पार्लियामेंट है उसके साथ साथ एक प्रिंसली स्टेट के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंस भी बना दिया, नरेंद्र मंडल, एडवाइजरी बॉडी। परीक्षा 2 जगह होने लगी सिविल सेवा की, ठीक है। 1919 का अधिनियम आपका कंप्लीट हो गया। हमने फिर से बता दिया, हमारा काम है आपको एक आइडिया देना उस सब्जेक्ट का जिससे आसानी से याद हो जाए, ना कि सारे पॉइंट बताना। अभी आप नोट्स लेके बैठोगे तो उसमें कि इसके रिव्यू के लिए साइमन कमीशन था, इस तरह के छोटे मोटे पॉइंट आपको मिलेंगे, वो पढ़ के समझ आ जाएंगे। हमारा ऐसे मानना है कि अगर बच्चों को आइडिया दे दिया जाए और अच्छी क्वालिटी के नोट्स जिसमें सारा कुछ एक ही जगह मिल जाए, ऐसा नहीं कि हमारे नोट्स पढ़ना, फिर इससे अलग एनसीईआरटी पढ़ना, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, ये पढ़ना, फिर क्लास का फायदा ही क्या है कि ये सब ना बोल के कि भाई सब नोट्स में शामिल है, नोट्स पढ़ लो। और क्लास का पर्पज होना चाहिए इन नोट्स को पढ़ना, आसान बनाना। तो हर बच्चा अपने आप में इतना समझदार होता है कि वो पढ़ सकता है। वो खुद से नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि अच्छी बुक नहीं है, अच्छे नोट्स नहीं है। एनसीईआरटी है, उसमें चीजें अलग अलग जगह हैं, स्टैंडर्ड बुक में बहुत पुराना डेटा दिया हुआ है। सेल्फ स्टडी में इशू आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा कि बच्चे कमजोर हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे। अच्छी बुक नहीं है, कहाँ से सेल्फ स्टडी करें। कोई एक रिलायबल सोर्स नहीं है कि एक जगह पकड़ो वहां से पढ़ लो। बच्चे का एनर्जी का 70-80% इसी में खर्च हो जाता है, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, यही सब में। अगर उसे अच्छा नोट्स मिल जाए तो वो फिर उसी को रिवाइज कर करके बार बार की 80% एनर्जी उसमें जा रही है, उसको यहाँ लगाएंगे, रिवीजन 2 की जगह 8 बार हो जाएगा, फिर कौन रोकेगा नंबर आने से ना। तो अपना पर्पज यही है कि आपको अच्छी क्वालिटी के नोट्स मिल जाएं, कि रिलायबल सोर्स की वहां से आपका टोटल कवर हो जाए। 100% की गारंटी तो नहीं दे रहे, लेकिन हाँ, अगर आपको सेलेक्ट होने के लिए 60% चाहिए तो आपको नोट्स में 90% मिल जाएगा। सेलेक्ट होने से काफी ज्यादा है ना। तो अपने मन को शांत रखना और इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना। अगला एक्ट आता है 1935 का। तो पहले थोड़ा सा लिंक करते हैं 1919 वाले से। जैसे 1919 में बाईकैमरलिज्म आया था, बाईकैमरलिज्म यानी कि द्विसदन, केंद्र में वहां की संसद को लोकसभा राज्यसभा में बांट दिया। तो 35 में इसको राज्य में ले आए। क्या केंद्र में खत्म करके राज्य में लाए? ये तो कोई गधा ही लगाएगा ऐसे तो, है ना। अभी भी है बाईकैमरलिज्म, कहां खत्म करके लाए, है ना, वहां रहने दिया और उसको यहां पे भी ले आए। दूसरा कि स्टेट में लाए थे डायरकी, या क्या बोलेंगे इसको, द्वैध शासन, तो इसको खत्म कर दिया 1935 में। और यहां पे डायरकी कहां पे ले आए? केंद्र में। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य में 1929 में राज्य में पूर्ण उत्तरदायी सरकार आ गई। क्योंकि जब डायरकी खत्म करी होगी तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थोड़े ना खत्म करे होंगे, रिजर्व सब्जेक्ट खत्म करके ये भी इनको दे दिए विधायिका को कि अब तुम ही बनाओ सारे सब्जेक्ट के कानून, है ना। तो सरकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो गई। पहले कुछ विषयों के लिए उत्तरदायी नहीं थी।
तो 1935 के अधिनियम ने राज्य में बाइकैमरलिज्म लाया होगा, सभी में नहीं, कुछ में, सभी में तो अभी भी नहीं है ना, 28 में से 6 में ही है। और दूसरा पॉइंट क्या हमें यहां से कहानी में पता चल गया कि राज्य में डायरकी खत्म करके केंद्र में डायरकी आई होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार आ गई, है ना। ये 2-3 पॉइंट हमें यहां से जो है पता चल जाएंगे। तो ये 2-3 पॉइंट हमने लिख लिए। चलो, कुछ राज्य में द्विसदन आ गया, राज्य में पूर्ण उत्तरदायी सरकार आ गई, फुली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एंड नंबर 3 क्या बताया था अभी, द्विसदन, पूर्ण उत्तरदायी सरकार। हाँ, वो डायरकी जो है वो द्वैध शासन वो आ गया केंद्र में। कुछ बातें पहले से चली आ रही हैं कि प्रतिनिधित्व संख्या बढ़ा दी होगी लेजिस्लेचर की, पहले से चला हुआ आ रहा है। प्रत्यक्ष चुनाव तो होने लग गया 1919 से, तो क्या करा होगा, इसका विस्तार कर दिया होगा। प्रत्यक्ष चुनाव का विस्तार कैसे होगा, 3 आधार पे था, आय, शिक्षा, कर। तो शिक्षा में हो सकता है पहले ऐसे हो कि 12th पास वोट डालेंगे, अभी बोल दिया 8th पास डालेंगे, तो हो गया ना विस्तार, एक्सटेंडेड कर दिया हमने इससे डायरेक्ट इलेक्शन को। यूनिवर्सल नहीं किया, वो तो संविधान में ही होगा 1950 में ना। ऐसे आए, पहले बोल दिया मान लो कि 10,000 वाला वोट डाल देगा, अब बोल दिया 2,000 वाला डालेगा, बढ़ा सकते हैं ना। तो ऐसा करके लगभग 10% जनसंख्या को वोट डालने का राइट दे दिया, काफी बढ़ा दिया इन्होंने ये इसमें ना। तो ये जो पॉइंट है कुछ पहले से चले आ रहे हैं ना, कुछ बातें आपको उससे जोड़नी है। ये उसमें भी रह गया 1919, 1909 है, 19 है, फिर 1935। यहां पे आया था सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो किसको दिया था, मुस्लिम। यहां पे 4 और लोगों को दे दिया, यहां 3 को और दे दिया। तो बस ये 4 याद रखने हैं आपको। एक तो सिख हो गए, एक हो गए आंग्ल भारतीय, ऐसे अंग्रेज जो भारत में ही रहने लग गए है ना, एक हो गए जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन वाले, और एक हो गए इसको ईसाई बोल सकते हैं ना, यूरोपियन। सेपरेट इलेक्टोरेट में 1 मिनट बस, 1919 वाले में कौन हो सकता है, हाँ यूरोपियन, कोई भी यूरोपियन आया हो तो वो हो गया है ना। तो यूरोपियन थे, सिख थे, आंग्ल भारतीय, जो भी उसमें आंग्ल भारतीय में जो क्रिश्चियन हो गए है ना वो, सॉरी ये है क्रिश्चियन, 4 लोग, सिख, आंग्लो भारतीय, क्रिश्चियन, यूरोपियन। क्रिश्चियन में कौन से, जो इंडियन क्रिश्चियन है। और यहां 3 को और दे दिया, यहां वाले 3 में एक था लेबर, एक था वुमेन महिला, और एक था दलित। तो ये भी जोड़ के ऐसे याद रखना आसान है ना। तो 1935 वाले में हमें ये भी पता चला पहले से कि भाई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है उसको बढ़ावा मिला, है ना। ये किसकी खासियत हो गई 1935 वाले की ना। इसके बाद में और क्या हो रहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट जो हमने पहले से देख लिया, एंड गवर्नमेंट के बारे में देख लिया, जिसके लिए जाना जा रहा है 1935 का संविधान। इसने भारत में स्टेब्लिश किया एक ऑल इंडिया फेडरेशन, मतलब प्रोविजन किया, स्टेब्लिश तो नहीं हो पाया। तो फेडरेशन क्या होता है, जब कुछ समूह आपस में मिलकर संधि कर लें और एक इकट्ठा बड़ा बन जाए, उसको फेडरेशन बोलते हैं। तो आपने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ा होगा तो एक डिबेट सुनी होगी कि इंडिया फेडरेशन नहीं है, इंडिया एक यूनियन है, यूनियन है, हिंदी में तो संघ ही बोलेंगे ना। तो ये संघ पहली बार 1935 के अधिनियम ने बोला। तो आप सोचो पेपर में ये पूछा जाना चाहिए या नहीं कि 1935 के अधिनियम में इंडिया को फेडरेशन बोला था या यूनियन बोला था, एग्जैक्ट क्या शब्द यूज करा था, यूनियन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये पूछा जाता है। 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ बोला गया इसको, ये याद रखेंगे 1935 में, है ना। अब जब संघ बनाओगे तो कुछ काम करने पड़ेंगे, ये आप ध्यान रखो। फेडरेशन में एक फेडरेशन होता है पूरा टोटल, जैसे वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, कुछ उसकी यूनिट होती है जिन्हें अपने यहाँ स्टेट बोलते हैं।
तो जब भी फेडरेशन बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है? नंबर 1, अगर इन यूनिट में आपस में झगड़ा हो गया उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश से, तो क्या होगा? कौन सा कोर्ट उस झगड़े को सुनेगा? अगर किसी यूनिट का अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा हो गया तो उसके लिए कोर्ट बनाना पड़ता है, फेडरल कोर्ट। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कोर्ट है, वही ये झगड़े भी सुनता है। सुप्रीम, आप इनके मीनिंग समझना, सुप्रीम कोर्ट मतलब जहां हाईएस्ट अपील जाती हो। कलकत्ता वाला कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे हाईएस्ट अपील नहीं जाती। हाईएस्ट अपील गवर्नर जनरल में जा रही थी, उस कलकत्ता वाले का नाम ही बस सुप्रीम कोर्ट था। तो यहां पे एक फेडरल कोर्ट बना दिया इन्होंने। अब यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया। ये जो फेडरल कोर्ट है इसको सुप्रीम बनाया गया, हालांकि इसकी अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। अभी जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम भी है, फेडरल भी है। डन, तो ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, इन्हें एक ही मानो। जब तक 2 चीजें होती थी, एक सेंटर और एक स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती थी और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होता था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सॉरी यू बन गया है ना। तो ये जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना है ये तो 1919 के एक्ट से बना था। अब फेडरेशन में एक नई टाइप की जॉब होती है कि वो अपॉइंट करना और उनका कंट्रोल सेंट्रल के हाथ में आता है, और वो जॉब पूरे स्टेट में करते हैं। अपने यहाँ इस समय कितनी ऐसी जॉब हैं जो फेडरेशन की जॉब है? ऑल इंडिया सर्विस 3 है ना, IAS, IPS एंड IFS, एंड यहाँ F स्टैंड फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो उसके लिए अलग से एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां पे भी इंडिया में स्पेशल है। इंडिया में सेंट्रल पब्लिक कमीशन एंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेम है, और इंडिया ने फेडरल की जगह शब्द क्या यूज करा है संविधान में? यूनियन। तो इंडिया में उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोल गए। यही दोनों की वैकेंसी निकाल रहा है ना, सेंट्रल एंड फेडरेशन। तो उस समय तो फेडरल बोला था तो फेडरल बनेगा। तो 1935 के अधिनियम ने फेडरल कोर्ट बनाया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया। एक रेलवे के लिए कमेटी बनाई थी कोई, फेडरल अखिल भारतीय रेलवे संघ से, है ना, इंडियन रेलवे के लिए। अब ये पॉइंट तो कई सारे हैं बट ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, है ना। फेडरल कोर्ट कब बना होगा? जब फेडरेशन बना होगा, है ना। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना होगा? जब फेडरेशन बना होगा 1935 में। उससे पहले तो फेडरेशन ही नहीं था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 3 लिस्ट में डिवीजन कब हुआ होगा? वो भी यहीं पे हुआ है, 3 लिस्ट में डिवीजन, है ना। इससे पहले 1919 वाले में तो दो सूची बनाई गई थी, तो ये भी आप यहां याद रखेंगे 1935 में कि भाई 3 सूची भी बन गई, है ना। इसके अलावा कुछ और छुटमुट की बातें हैं इसमें, देखते हैं। जैसे कि बर्मा को अलग कर दिया भारत से, है ना, बर्मा को अलग करा है। और एक था उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, बर्मा, सिंध को अलग करा था गुजरात से, बर्मा को करा था, और एक अदन को करा था, अदन, बर्मा, सिंध, अदन। इन दोनों को तो भारत से अलग कर दिया, इसको गुजरात से अलग करके एक प्रोविंस बना दिया, है ना, ये वाला काम कर दिया। और वैसे देखें तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया, फेडरल कोर्ट बन गया, रेलवे की एक ऑल इंडिया अथॉरिटी बन गई, एंड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, वो भी इसी से बना है ना। तो ये सब चीजें आप इसमें कर सकते हो। एक आप थोड़ा सा पॉइंट याद रखोगे, ये भी आया हुआ है, खासकर PCS के पेपर में आ सकता है, कि जो साइमन कमीशन था 1919 के अधिनियम में प्रावधान था कि इसके 10 साल बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कमीशन बनेगा। आप इसको उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन मानो, इसके आधार पर एक्ट बनाए जाते थे। तो वो 10 से पहले ही बना दिया गया, मे बी 7 या 8 साल की, है ना, और उसका नाम था कमीशन का साइमन। इसने बोला कि अब अगले एक्ट में जो भी आएगा, तो अगला 1935 आया कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन हमें पता है डोमिनियन स्टेटस तो इंडिया को 1947 में मिला, हमने एक कहानी देखी थी पहले पूरी, है ना। और फिर हम गणराज्य बन गए 1950 में। तो इसमें डोमिनियन स्टेटस नहीं था 1935 के एक्ट में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर।
दूसरा, इस एक्ट को 1935 वाले एक्ट को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, संवैधानिक तानाशाही। क्या लग रहा है आपको सोच के, क्या होता होगा संवैधानिक तानाशाही? तानाशाही है मनमर्जी चलाना। संविधान तो मनमर्जी चलाने से रोकता है। आज प्रधानमंत्री भारत में अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते क्योंकि उन पे कंट्रोल के लिए विधायिका है, कोर्ट है, शक्तियां बटी हुई हैं, है ना। इसका मतलब संविधान में ही ऐसे प्रावधान होंगे, एक व्यक्ति में ज्यादा शक्तियां करते होंगे, उसको संवैधानिक तानाशाही बोला जाता होगा, है ना। तो अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में वीटो पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, डोमिनियन स्टेटस भी नहीं दिया, मतलब सेंट्रलाइजेशन और वो सारी चीजें अभी भी उन्होंने बचा के रखी हैं कुछ कुछ लूप होल्स की मदद से। इसलिए 1935 के एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कहा जाता है। और इसकी इन बुराइयों को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इसको बोला, बड़ा अच्छा बोला इन्होंने कि नो इंजन ऑल ब्रेक। हाँ, कि गाड़ी में इंजन तो है नहीं, स्टार्ट होगी नहीं, चलेगी नहीं, ब्रेक है बस, तो क्या करें ब्रेक का, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी पीसीएस में पूछ लेते हैं कि किस एक्ट को ऑल इंजन सॉरी नो इंजन ऑल ब्रेक बोला, किसने बोला, जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अपना जो 1935 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसमें हम एक बात और बता देते हैं आपको, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। ब्रिटेन में क्या क्या हो रहा है ना। 1600 में कंपनी बनी तो सीओडी बना था। फिर हमने देखा 1784 में सीओडी के साथ में बीओसी भी बन गया। फिर 1858 में ये दोनों खत्म कर दिए, काउंसिल ऑफ इंडिया आ गया, और प्लस इसका जो चीफ है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव आ गया। अब बैक से शुरू करते हैं 1947। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं रही, इसका पद खत्म कर दिया। वायसराय ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी खत्म हो गई। जो रियासतें थी उनको बोला गया कि भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में या स्वतंत्र हो, तो इसकी भी जरूरत नहीं रही, ये पद भी खत्म हो गया 1947 से। अभी इसको रहने देते हैं, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो खाली ब्रिटेन की बात करते हैं। इससे पिछला वाला जो एक्ट आएगा, आप बताओ कौन सा होगा, 35 ही तो होगा। उसमें काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म कर दी, है ना। तो आपने ऐसे चीजों को लिंक कर देना है। काउंसिल ऑफ इंडिया अबोलिश की गई यहाँ से, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद है उसको अबोलिश करा गया इससे, है ना। और एक जो इससे पहले की पोस्ट है उसको बोलेंगे एम्बेसडर ऑफ इंडिया, वो में भी 19 के एक्ट से बना है। एम्बेसडर ऑफ इंडिया या भारत का राजदूत, है ना। इसको आप क्रॉस चेक कर लेना पीछे से लिंक करके, कि मतलब आपने ये ना याद करके किस एक्ट में क्या हुआ है, आपने ये याद करने की कोशिश करनी है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सबसे लास्ट वाले में एक्ट कर दिया, एंड कर दिया, उससे पहले काउंसिल ऑफ इंडिया एंड कर दिया, उससे पहले वाले में एम्बेसडर ऑफ इंडिया या भारतीय राजदूत का पद बना दिया। दिस इज अ वे, है ना। जब ज्यादा फैक्ट हैं तो ये याद करने का एक तरीका है कि कुछ तो हमने इधर से याद कर रखे हैं क्या क्या हुआ था, कुछ इधर से कर रखे हैं क्या क्या हुआ था, इसकी जरूरत नहीं थी, कर दिया, है ना। और एम्बेसडर ऑफ इंडिया यहाँ भी है। एम्बेसडर ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इनमें अंतर क्या है भाई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा है, वहां का मंत्री है, ब्रिटेन में रह रहा है, और वहां से भारत के ऊपर क्या कर रहा है, कंट्रोल, क्या कर रहा है, सुपरविजन। इसके उलट एम्बेसडर ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत से हो रही है, वो ब्रिटेन में है, और ब्रिटेन में क्या कर रहा है, इंडिया के हितों की रक्षा, भारत के हित, इनकी रक्षा कर रहा है। कोई भारतीय वहां जा रहे हैं तो उन्हें कोई समस्या ना हो, वो देख रहा है, भारत का ट्रेड बिजनेस ये सारी चीजें सही चलती रहे, ब्रिटेन की गवर्नमेंट से हमारे रिलेशन अच्छे बने रहे, ये देख रहा है। तो ये तो कॉमन सेंस ही है कि ये पद खत्म हुआ होगा, ये बना होगा। तो ये कब कब हुआ, कैसे याद रखें, 1947, 1935, उससे पहले 1919। यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया खत्म कर दिया, यहाँ पे उसकी मदद के लिए जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी 15%, वो खत्म कर दी, और यहाँ पे एम्बेसडर ऑफ इंडिया बना दिया, है ना। इतना कुछ लिंक करने के लिए, इतना कुछ पता तो हो पहले, मेन समस्या तो यह है ना, पता हो और लिंक कर लें तो याद करना आसान है। ओके डन, 1935 का एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ छोटी मोटी बातें हो फाइल में देख लेना। फिर आता है अपने पास 1947 का एक्ट। इसने क्या क्या करा, तो छोटी सी आपको कहानी समझनी पड़ेगी
कि जब अंग्रेज थे तो एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो तो ब्रिटेन में है ना, हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय ऑफ इंडिया और उसकी सरकार, ये भारत का शासन चला रही है। और दूसरा 1935 का एक्ट, इसके अनुसार शासन चल रहा है। तो अब जब अंग्रेज जाएंगे तो हमें दो चीजें लगेंगी ना, एक हमारी सरकार और एक हमारा संविधान। जब तक संविधान नहीं बनाओगे तो मनमर्जी से शासन थोड़ा ना चलाओगे। तो जब तक संविधान नहीं बना तो भारत का शासन 1935 के अधिनियम से ही चला। इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट ब्रिटेन के ताज के हस्ताक्षर से ही होता रहा। ये और बात है कि उनकी सिग्नेटरी अथॉरिटी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इससे मंत्री परिषद के हिसाब से काम करने लगे थे। सी राजगोपाला पहले वही रहे लॉर्ड माउंटबेटन, फिर सी राजगोपालाचारी बने, है ना। तो यानी कि संविधान सभा बनाई जा रही है। अब संविधान सभा कब बनी, कैसे बनी, क्या हुआ, क्या काम करा, ये तो हम अगली क्लास में देखेंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बाद अगली क्लास यही है हमारी, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे यहाँ गवर्नमेंट भी है। तो यहाँ पहले, अब इसमें भी दो बातें हुई। एक तो हमें अंग्रेजों की जगह अपनी सरकार, अपना संविधान चाहिए, तो उन्होंने दे दिया हमको ये। चलो 1946 में केंद्र सरकार भी बन गई और संविधान सभा भी बन गई। पर पता चला 47 में देश आजाद हो गया, तो इनको रिस्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा फिर, है ना। तो देश आजाद होने के बीच में दो सरकारें बनेंगी, दो। पहली सरकार को बोलेंगे अंतरिम सरकार या प्रोविजनल गवर्नमेंट, और दूसरी सरकार को बोलते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये सब हम कल की क्लास में देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और संविधान सभा पहले बनी, फिर वो रिस्ट्रक्चर्ड हुई। तो ये सब हमने अभी क्यों सुना? अभी 1947 के एक्ट में जो 1946 से संविधान सभा गवर्नमेंट है, उन सबको रिस्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा ना। तो पहला पॉइंट तो यही है 1947 का। अब जिसको कहानी पता है उसको भी ये याद करने की जरूरत है कि संविधान सभा को रिस्ट्रक्चर्ड किया गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चर्ड किया गया, ये सब बातें हैं ना। दूसरा पॉइंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है संविधान सभा, उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर दे दी गई। अब वो दो काम करेगी, एक तो भारत का संविधान बनाएगी तो संविधान सभा होगी, जब संविधान बनाएगी तो उसके जो चेयरमैन हुआ करेंगे वो राजेंद्र प्रसाद हुआ करेंगे। पहले सचिदानंद सिन्हा, ये सब कल की क्लास में देखेंगे। और दूसरी तरफ वो इंडियन लेजिस्लेचर की तरह भी काम करेगी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारत का विधान भी बनाएगी। जब ये काम किया करेगी तब उसके अध्यक्ष हुआ करेंगे जीवी मावलंकर। फिर ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, है ना। तो हमने 1947 के एक्ट में क्या क्या पढ़ना है? पहला पॉइंट पढ़ना है कि इसने उनको रिस्ट्रक्चर्ड करा, प्रोविजनल गवर्नमेंट को एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। दूसरा, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना दिया। तीसरा, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को सोवरेन स्टेटस दे दिया, संप्रभु निकाय। सोचो, ये जो 1947 में जो संविधान सभा संविधान बना रही है, इससे पहले के संविधान 35 के, उससे पहले 19 के, उससे पहले 9, ये सब तो ब्रिटेन से बन के आता था। अब ये संविधान सभा संविधान बना रही थी, इस पे अंतिम रूप से रानी के हस्ताक्षर होंगे नहीं होंगे, ये सब तो क्लियर नहीं था ना जब संविधान सभा बनी। इस कानून ने क्लियर कर दिया, उन्होंने बोल दिया ये सोवरेन अथॉरिटी है, इन्हें हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही संविधान बनने के बाद हम उसको देखेंगे या हम उसे लागू करेंगे। ये जो संविधान है ये खुद संविधान सभा चुनेगी। तो उसको सोवरेन स्टेटस मिल गया, संप्रभु बन गई, केंद्रीय विधानसभा परिषद भी बन गई, वही है ना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखोगे। पीसीएस के टाइप के पेपर में, आईएएस में तो ये थोड़ा कठिन है, ये चीजें भी आती हैं कि ये जो 1947 का एक्ट है, ये तो ब्रिटेन की संसद से बना है ना, उन्होंने हमें आजादी दी। तो ये ब्रिटेन की संसद से कब पास हुआ, इसे ब्रिटेन की महारानी ने हस्ताक्षर कब करे, और ये लागू कब हुआ। लागू तो ऑब्वियसली जिस दिन ये लागू हो जाएगा, इससे तो देश आजाद हुआ है। इससे भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन स्टेट बनाए गए हैं, अधिराज्य बनाए गए हैं। ये ध्यान रखना, शब्द यही है, अधिराज्य, डोमिनियन स्टेटस। और ये रहेगा भारत का 1950 तक, जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता। तो जिस दिन ये बाइफर्केशन हुआ है, यानी कि 14-15 अगस्त, पाकिस्तान के केस में 14 अगस्त, अपने केस में 15 अगस्त।
है ना। ऐसे क्यों करा गया, ये सब काम का नहीं है, जानना चाहो तो जान लो कि भाई एक ही गवर्नर जनरल है, देश आजाद हो रहा है, वो राष्ट्रपति है। सोचो भारत का स्वतंत्रता का फंक्शन बिना राष्ट्रपति के कर ले, तो इस तरह की व्यवस्था करी गई कि उनका हो जाए फिर हमारा हो जाए, लाइक दैट। और जो जो महारानी से कब पास हुआ, ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद ही आ जाएगा, 14-15 अगस्त 1947, है ना। तो जुलाई 5 को तो ये संसद से पास हुआ था और जुलाई 18 को इस पे सिग्नेचर हुए थे, 1947। ये तीनों पे पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। 2 डोमिनियन बन गए इंडिया में, इंडिया के, है ना। तो इंडिया का स्टेटस अब याद रखना आप, 1764 से बल्कि 73, हाँ 64 भी मान सकते हैं, इनडायरेक्ट पोसेशन तो था यहाँ पे। 1947 से जब तक संविधान लागू नहीं हो गया 26 जनवरी 1950, और फिर आफ्टर 1950 ना, आफ्टर 26 जनवरी 1950। यहां तक तो भारत एक कॉलोनियल स्टेट था, औपनिवेशिक राज्य था। कॉलोनियल स्टेट या औपनिवेशिक राज्य, गुलाम देश था। यहां पे हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारे पास है अधिराज्य का स्टेटस, यानी कि डोमिनियन। हमारा खुद का संविधान नहीं है ना, अभी हमारा शासन किसी दूसरे देश के बनाए हुए कानून से चल रहा है। वहां की रानी हमारे गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर रही है ना। फिर यहां से आगे हम क्या बन गए, हमारा संविधान लागू हुआ, वहां प्रस्तावना में साथ साथ लिखा है कि इंडिया क्या होगा, रिपब्लिक। किस तरह का रिपब्लिक है, तो यहाँ पे लिखा है सब, है ना, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, है ना, सोशलिस्ट, ये सब की ऐसे रिपब्लिक। तो यहां से बन गया इंडिया रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया या रिपब्लिक ऑफ भारत, ये भारत का ऑफिशियल नेम है। और भारत क्या बन गया, गणराज्य, है ना, हिंदी में गणराज्य, भारत गणराज्य। डन। इंडिया के 2 नेम है, दोनों आर्टिकल 1 में दिए हुए हैं। हम उसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, रिपब्लिक ऑफ भारत भी बोल सकते हैं। मे बी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, अभी पिछले साल कंट्रोवर्सी हुई थी थोड़ी कि कहीं कहीं पे रिपब्लिक ऑफ भारत यूज करा गया, तो थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। वो कोई कंट्रोवर्सी का सीन नहीं था, क्योंकि दोनों ही नाम संविधान में दिए हुए हैं। डन। अब बताओ 1947 में वायसराय के पद को खत्म कर दिया, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी, जो 1858 के एक्ट से आई थी, वही खत्म हो गई। महारानी ने उनको फ्री कर दिया। तो अब जो इनका महारानी का प्रतिनिधि होता था ब्रिटिश इंडिया को देखने, सॉरी प्रिंसली स्टेट को देखने के लिए, उसकी क्या जरूरत है, इसको खत्म कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चलने दिया, है ना। इसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद खत्म हो गया, ये भी हमने आपको बता दिया। डन। तो इतना करके भाई आपका ये पहला चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस करते हैं, नोट्स पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना। बार बार बोल रहे हैं, क्लास के अलावा आपका क्या काम है, तो आपका काम है 4 से 5 बार नोट्स पढ़ना। बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर की, क्या करूं, ये किताब पढ़ लूं, एनसीईआरटी पढ़ लूं, टोपर ने ये बोला है, किसने क्या बोला है, सारी चीजें मिक्स करके ही आपके नोट्स बनाए गए हैं। और इन नोट्स के पीछे 8-10 साल की मेहनत है। जो मतलब सिंसियर कैंडिडेट हैं या सीनियर कैंडिडेट हैं, कई साल से पढ़ रहे हैं, वो नोट्स को देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि वाकई में जो नोट्स हैं इनसे अलावा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फिर भी कोई आपके डाउट्स हैं, कुछ हैं, तो आप पूछ सकते हो, है ना। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड क्लास के थ्रू भी पूछ सकते हो। तो आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।